सभी गुरुजनों को प्रणाम। जो अध्यापक वर्ग के लिए विशेष कक्षाएं चल रही हैं टेट के लिए, उसके लिए आज हम लोग ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं, भूगोल को शुरू कर रहे हैं। खास करके जो जूनियर वर्ग है जिनके लिए जीएस अति महत्वपूर्ण है, उनके लिए आज एक ये आप डेमो क्लास के रूप में इसे देख सकते हैं। आज ये पहली क्लास है, सभी के लिए पहली क्लास है भूगोल की। और भूगोल की पहली क्लास में आज हम लोग जो पहला चैप्टर होता है, दरअसल भूगोल की शुरुआत ही अक्षांश और देशांतर से होती है, जिसमें हम जानते हैं भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षांश, देशांतर और भारत की स्थिति और विस्तार। तो मोस्टली जो टॉपिक का नाम है वो है भारत की स्थिति व विस्तार। इसमें हमें यही जानना होता है कि भारत कहाँ पर स्थित है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ यहाँ से एक नंबर ना मिल जाए, हमेशा मिलता है। और ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, जो 6-7 में पढ़ाने जाने वाला चैप्टर है, तो बहुत आसान चैप्टर है, इसको देख लेंगे। सबसे पहले इसके लिए जानना ज़रूरी होता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश व देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ी क्यों। अक्षांश और देशांतर की जो कल्पना की गई वो मानचित्र को बनाने के लिए की गई थी। दरअसल जैसे हम भारत के लोग हैं, बहुत ज़्यादा कभी बाहर नहीं गए पुराने समय से ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं जिन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुद्री यात्राएं करनी पड़ती थी। तो बड़ी बड़ी यात्राएं करने के लिए मानचित्र की आवश्यकता महसूस होती थी और उस मानचित्र को ही सही से बनाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो यूरोप से हुई थी और वहाँ से ही सबसे अच्छे मानचित्र बनना चालू हुए थे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आज के समय में यहाँ से यूरोप या किसी अन्य देश या शहर से बाहर जाना चाहे तो भी हम जीपीएस में मैप का यूज करते हैं। और उस समय तो एक ऐसे देश के लोगों को बाहर निकलना था जिनकी बाइबल में ये लिखा हुआ था कि पृथ्वी चपटी है, ज़्यादा दूर तक जाओगे तो कहीं नीचे गिर जाओगे। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें ये पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है, और उनके ज्ञान का शनै शनै विकास हुआ, तब उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को एक मानचित्र में समेटने का काम चालू किया और वहीं से अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई। अब आपको देखना ये है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को देखेंगे, शांति से समझेंगे। बड़ा ही आसान टॉपिक है और अगर हम आपको ये बहुत आसानी से ना समझा पाएँ तो मेरी भी क्या काबिलियत है। देखिए, एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, कुछ कुछ ऐसी ही दिखती है। तो सबसे पहले एक जो लाइन की कल्पना की गई वो लाइन थी पृथ्वी को ठीक बीच से विभाजित करती हुई लाइन। ऐसा माना गया कि पृथ्वी के बीच से एक लाइन गुजरती है जो पृथ्वी को स्पष्ट 2 भागों में विभाजित करती है और इसको नाम दिया गया भूमध्य रेखा। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। जब भी हम दिशाएं लेते हैं, ये दिशा हमेशा पूर्व ली जाती है, ये दिशा हमेशा पश्चिम ली जाती है, ये उत्तर और ये दक्षिण ली जाती है। तो इस तरह से देखें तो ये आधा गोला उत्तर में है, ये दक्षिण में है, इसीलिए इसको हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आप समझना बात को कि ये लाइन गुजरती कहाँ से है। इस लाइन की कल्पना की गई कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। देखिए, कुछ इस तरीके से ये लाइन पृथ्वी के बीच, और यहाँ पर भी देखिए बीच में एक केंद्र, यहाँ पर समझना बात को, ये है पृथ्वी
और भूमध्य रेखा ने इसको दो भागों में बांटा है। तो हम कह सकते हैं कि हमें दो अर्धगोले प्राप्त होंगे, एक ये और ये। चीज़ों को एकदम आसानी से आप देखते जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर कोई सेंटर होगा, पृथ्वी का सेंटर, तो ये माना गया कि ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के अंदर इसको केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यानी पृथ्वी के अंदर ये रेखा इस तरह से गुजरती है और इसी रेखा को आधार मान करके जो व्रत बनाया गया इसी को विषुव्रत कहते हैं और इसी को भूमध्य व्रत भी कहते हैं, जो स्पष्ट दो भागों में बांटता है। तो इस तरीके से हमें दो गोलार्ध मिले, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी जो ऊपर के पॉइंट हैं, चूंकि उत्तर दिशा में है ना, तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव प्राप्त हुए। ध्रुव कहते हैं, जब भी आपने राजनीति का ध्रुवीकरण सुना होगा, NaCl का ध्रुवीकरण सुना होगा, स्पष्ट जो है जब कोई चीज़ दोनों छोरों पर पहुंच जाती है, तो ये दोनों ध्रुव, उत्तर का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण का दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ से जब दोनों गोले हमको अर्धगोले मिल गए, तब यहाँ ऊपर एक स्टार देखा गया जिसको हम लोग पोलर स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। देखिए इस तरीके से, चूंकि आपको पता है ना पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है, तो ये वैसा चित्र है। इस ध्रुव तारे से एक लंब डाला गया उसी रेखा पर जो रेखा अभी केंद्र से गुजर रही थी। जब इस रेखा पर ये लंब डाला गया तो जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि ये 90 डिग्री होता है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं कि अगर किसी भी सीधी रेखा पर हम कोई लंब डालते हैं तो ये बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। सीधी रेखा 180 की, ये 90 और 90, और नीचे खींच दें तो ये भी 90, ये भी 90। इसीलिए कोई भी गोल चीज़ का एंगल कितना हो जाता है, 9 चौको 36, 360 हो जाता है। अभी हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी आपने देख लिया कि ध्रुव तारे से लंब डालने पर क्या होता है कि एक 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखना, इसी कोण से एक एक डिग्री ऊपर रेखाएं उठाते चले गए, एक एक डिग्री। अब आप समझ पा रहे हैं ना कितनी रेखाएं बन जाएंगी, 90 रेखाएं बन जाएंगी। 90 डिग्री है तो रेखाएं भी कितनी बन जाएंगी, 90 बन जाएंगी। अब आप इसको समझना ध्यान से कि जिस तरीके से यहाँ पर ये अंदर 90 रेखाएं बन रही हैं, हम यहाँ सभी 90 तो नहीं बना सकते, लेकिन ये कितनी बनेंगी, 90 रेखाएं ऐसे बन जाएंगी। इन 90 की 90 रेखाओं को आधार मानकर, जैसे आधार माना था किसको, इस रेखा को, भूमध्य रेखा को आधार मानकर ये व्रत बनाया, ऐसे ही इसको भी आधार मानकर व्रत बनाते चले गए। हर एक रेखा पर सतह पर एक व्रत खींचते चले गए। कितने व्रत बनेंगे, 90 व्रत बनेंगे। तो अब 90 व्रत तो बनेंगे ऊपर और 90 व्रत बनेंगे नीचे। इस तरीके से कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 और एक भूमध्य रेखा। बोलो दिमाग में बात एकदम सेट हुई कि नहीं। पृथ्वी को विभाजित करने वाली भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर अब जो लाइनें बनी उनकी संख्या कितनी, 90 ऊपर कहाँ तक, उत्तरी ध्रुव तक, और 90 ही नीचे कहाँ तक, दक्षिणी ध्रुव तक। तो कुल रेखाओं की संख्या हुई 90 + 1 + 90 बराबर 181। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर समस्या पैदा क्या होती है कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये लंब उत्तरी ध्रुव से आता है, चूंकि तारे से आ रहा है ना इसलिए उसको उत्तरी ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो यहाँ से जो व्रत बनते हुए जा रहे थे, तो अभी हमने आपको इस स्लाइड में दिखाए थे कि ये जो व्रत बनते हुए जा रहे हैं,
देखो ये सभी व्रत एक दूसरे से ऊपर की तरफ छोटे होते चले जा रहे हैं, तो जो 90वां व्रत बनाएंगे वो तो ठीक इस लाइन के ऊपर बनेगा, और जब इस लाइन के ऊपर 90वां व्रत बनेगा तो फिर वो व्रत नहीं रह सकता, क्योंकि लाइन के ऊपर व्रत कैसे बनेगा? लाइन की परिभाषा क्या है? बिंदुओं से मिलकर बनती है, और बिंदु की परिभाषा क्या है कि उसमें त्रिज्या नहीं होती है। इस वजह से ये जो 90वां व्रत बनता है यह व्रत ना होकर के बिंदु हो जाता है। तो इस वजह से हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन जाता है कि ये यहाँ पर हम लिखेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, परंतु ध्रुवों पर यह बिंदुवत हो जाती है। अतः दो बिंदु हट जाएंगे, एक उत्तरी ध्रुव का और एक दक्षिणी ध्रुव का, क्योंकि देखो ये लाइन नीचे भी तो आई है ना ऐसे, तो ये वाला भी बिंदुवत हो गया, ये वाला भी। तो 181 माइनस 2 इक्वल टू 179, यही आपका आंसर है। बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है। अब आगे से अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आंसर क्या होगा? 179। कारण पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्योंकि ध्रुवों पर यह रेखा बिंदुवत हो जाती है। बात क्लियर हो गई, एकदम समझ में आ गई। अब इसको बनाने का फायदा क्या हुआ? तो फायदा बड़ा अच्छा है। इस रेखा ने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हमारा जो भारत है वो यहाँ कहीं पर स्थित है, तो यहाँ से हम एक बात जान गए कि हमारा भारत एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? तो देखो सिर्फ अक्षांश रेखाओं की कल्पना करके ही हम भारत की लोकेशन बता सकते हैं किसी को भी कि भैया विषुवत रेखा पर खड़े होकर लाइनें गिनना, 1 2 3 4 5 6 गिनते हुए जब 8वीं लाइन पर पहुँच जाओ तो समझ लेना तुम भारत में पहुँच गए हो, कन्याकुमारी में तुमने पैर रख दिया है। और 8वीं लाइन से फिर गिनते हुए चले जाना, और जब 37वीं लाइन पर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि भारत से बाहर निकल रहे हैं। तो 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन तक उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और हमने आपको क्या बताया था, हम पढ़ने वाले क्या हैं? भारत की स्थिति और विस्तार। तो एक स्थिति क्लियर हो गई 8वीं लाइन से 37वीं लाइन तक। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ से न गिन के यहाँ से गिनना चालू कर दिया तो देखो पूरा यहाँ से जाएगा, फिर उल्टी तरफ से नीचे आएगा, फिर आएगा, लेकिन भारत तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए हमें कुछ दूसरी रेखाओं की भी कल्पना करनी होती है, और इन रेखाओं को नाम दिया गया देशांतर रेखाएं। आपको एक झलक दिखाते हैं, देखिए ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है जो इस तरह से पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये देखो लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से एक रेखा की कल्पना और की गई, ये डॉटेड लाइन पीछे की साइड दिखाती है, एक रेखा की कल्पना और की गई, और ये रेखा इसको स्पष्ट दो भागों में बांटती है। कैसा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये देखो दिशाएं भी दी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये कैसे बटी, इनको देखिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने जाना कि एक हमारे पास नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है और एक हमारे पास दक्षिणी ध्रुव है। अब कोई भी गोल चीज़, अभी हमने बताया था ना आपको कि कोई भी गोल चीज़ का एंगल कितना होता है? 360 होता है। अब यहाँ पर उन्होंने हर एक डिग्री पर एक रेखा खींचनी चालू की
जो उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और दक्षिणी ध्रुव तक आती है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली ये रेखाएं। अब आपके कॉमन सेंस का आंसर है, आप बता सकते हैं कि अगर 360 डिग्री की गोल चीज़ होती है, 1 डिग्री पर एक रेखा खींच रहे हैं, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देशांतर जो रेखाओं की संख्या है वो 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 360। तो अब आपको क्या पता चल गया? अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं। ये इनकी संख्या है। अब यहां से आप देखिए इनको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में। देखो, ये आपकी भूमध्य रेखा 2 गोले बना रही, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। और यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा आप और अच्छे से समझेंगे तब जानेंगे कि पृथ्वी पर जब हमने ये रेखाएं बना दी तो इनमें हमारे सामने सबसे पहली समस्या जो आई वो यही थी कि इनमें से हम पहली रेखा किसे माने, क्योंकि ये गोल बॉल के ऊपर बनी हुई रेखाएं हैं। ये तो सभी रेखाएं बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, है ना। कोई भी गोल चीज़ पर अगर बनी हुई आप रेखाएं देखेंगे, एक बॉल के ऊपर खींची गई जो लाइनें हैं वो सभी लाइनें दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। देखो, सभी एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही जगह पे ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरह से ये सभी रेखाओं का जो जुड़वापन है, एक जैसा दिखना है, वो ये समस्या पैदा कर रहा था कि हम इनमें से पहली रेखा किसे माने। तो जिस जगह पर इन रेखाओं पर काम हो रहा था उसी जगह पर लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जो जगह थी, इसी जगह पर जो है बात कह दी गई कि जहाँ जो रेखा यहाँ से गुजरेगी इसी को हम क्या कहेंगे? प्रधान देशांतर रेखा कहेंगे। अब क्लियर हो गया कौन सी पहली रहेगी। अब देखना, हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, तो रेखाएं भी हम ऐसे ही गिनेंगे, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो अब आप देखना, अगर हम ऐसे गिनते हुए ठीक पीछे आएंगे तो ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी? 360, क्योंकि 360 लाइन है, पहली से गिनेंगे, घूम के पीछे आए 360। और इसके ठीक दूसरी तरफ कौन सी रेखा होगी? इसके ठीक दूसरी तरफ कौन सी रेखा होगी, इसे आप जरा समझना कि ये जो डॉटेड लाइन वाली रेखा है, इसे अगर हम कहें कि ये पहली रेखा है, ये अगर आपकी पहली रेखा ये है, तो फिर इसके ठीक दूसरी तरफ ये कौन सी रेखा होगी? तो आप बता सकते हैं कि ये 180 होगी, 360 का ठीक आधा। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल गए? 2 टुकड़े मिल गए, सीधे सीधे बटे हुए। एक रेखा और 180 वाली रेखा मिलकर के पृथ्वी को 2 भागों में फिर से काट देती है और बना देती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। चीज़ों को आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बार चीज़ें समझ में आ गई ना, हमारा प्रयास यही है कि हम आपको अधिकांश चीज़ें, या हम कोशिश करेंगे 100% चीज़ें क्लास में ही समझा दें और क्लास में ही याद करा दें। हमने टॉपिक को इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है कि चीज़ें आपको समझ में आए, याद ना करनी पड़े, क्योंकि जो उम्र है अभी, वहाँ पर याद करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दिमाग में और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक फ़ायदा क्या है कि समझने की क्षमता बढ़ गई होती है, चीज़ें समझ में अच्छी आती हैं। तो इन्हें आप देखेंगे, समझेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा। और यही चीज़ों का जो नोट्स फॉर्म है वो हम आपको PDF फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप घर पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। याद हमने यहाँ करा दिया, आप घर पे जाके एक बार देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अगले दिन आप उसी का टेस्ट करेंगे आके, जैसा मैंने आपको ये सभी जगहों पे बताया हुआ है, MT, WT, DT, इस मेथड से तैयारी कराने का विचार है। ये चालू भी हो गई है, 10 सितंबर से ये बैच चालू है। मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, डे टेस्ट,
जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका आप अगले दिन टेस्ट करेंगे, क्योंकि परीक्षा का बहुत दिनों से अनुभव छूटा हुआ है। तो जो ये दिन आपको मिले हैं 3-4 महीने, इसमें पूरी तरीके से आप दोबारा से परीक्षा से रूबरू हो जाए। ठीक है, तो ये दो आपको समझ में आ गए, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसमें हमारा भारत कहाँ पर है? इसमें हमारा भारत यहाँ दिख नहीं रहा, साइड में चला गया है, क्योंकि ये मध्य में रखने की कोशिश की गई है, एक्चुअल में थोड़ी साइड में है। तो यहाँ पर हमारा भारत है, तो किस में आ गया? पूर्वी गोलार्ध में। किस में आ गया? पूर्वी गोलार्ध में। अब देखना सिचुएशन बिल्कुल क्लियर कैसे हो गई। भारत, अब देखना भारत किस गोलार्ध में है। आप जब प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस छोटी सी क्लास का क्या मतलब है। भारत किस गोलार्ध में है, तो आपको पता चल गया कि भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और अक्षांश रेखाएं कितनी है पृथ्वी पर? 179। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो सब कैसी है? अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? तो ये 360 हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वही देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इनमें एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है उसे आप समझ लेंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये देशांतर रेखाएं दी गई हैं, सभी रेखाएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, सभी की सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। अब देखो ये सब की सब बिल्कुल एक जैसी बॉल पे दिख रही है ना। अब इनमें क्या है? आकार सभी का एक जैसा है। कैसा है? आकार सभी का समान। जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनमें क्या है? आकार सभी का समान है। लेकिन एक चीज बदल क्या रही है? देखो, इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है जब तक ये रेखाएं विषुवत रेखा पर पहुंचती हैं, और वहां से जब फिर से ध्रुव की ओर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो फिर कम होती जाती है। यानी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, कैसे कैसे पूछेगा एक बार देख लीजिए। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, और 4 ऑप्शन नीचे होगा। ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, हमेशा एक समान रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप याद रखेंगे, ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, यही है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, सब यही। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर यहाँ से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घट रही है। अगर ये चित्र आपके दिमाग में है, ग्राफ दिमाग में है, तो आप तुरंत उत्तर कर लेंगे। लिखी हुई चीज़ भूल सकते हैं, देखी हुई नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देशांतर रेखाओं का आकार कभी नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसी रहती हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है। इससे विपरीत जो हमारी ये देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं अब देखते हैं। अक्षांश रेखाएं देखिए, इनमें क्या होता है? अक्षांश रेखाएं हमेशा समान दूरी पर होती हैं। वो बात याद करिए ना, 90 डिग्री में से एक एक डिग्री ऊपर उठती गई हैं। प्रत्येक डिग्री पर क्या बना है? वृत्त बना है। तो हर एक वृत्त अपने ऊपर वाले वृत्त से छोटा होता चला जाएगा। यानी जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे
तो अक्षांश रेखाओं का आकार आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है, छोटा होता चला जाता है। कैसा होता है, छोटा होता जाता है, लेकिन बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है। तो अक्षांश और देशांतर में ये अंतर हमेशा ही परीक्षा में सरदर्द पैदा करता है। अक्षांश और देशांतर को आप अपने दिमाग में क्लियर करके रखना। हम आपको अभी फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा रहता है, सदा ही समान रहता है या बदलता है, बदलता है। आकार क्या होता है, बदलता है। कैसे बदलता है, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखाओं का आकार कैसा रहता है, समान। ये यहाँ देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक दूसरे में भी उल्टे हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो क्या है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, अक्षांश रेखाओं की समान। और इनके बीच की दूरी बदलती है। क्या होती है, बदलती है। कैसे बदलती है, अगर ध्रुवों की ओर जाओगे ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी, और सेम विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ेगी। आपको उम्मीद है अक्षांश और देशांतर समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं रेखाओं का प्रयोग हम आपको दिखाएंगे कि आपको भारत के नक्शे पर कैसे करना है। हम आपके सामने एक नक्शा बना रहे हैं जो एग्जैक्टली तो भारत का नक्शा नहीं है, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगेगा। आप समझ जाएंगे कि ये नक्शा भारत का है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। अब यहाँ पर देखिए, हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो पढ़ी हैं उनका यूज किया है। ये रेखा बोलो कौन सी होगी, लेटी हुई रेखा है, अक्षांश रेखा है। ये भी लेटी हुई रेखा है, अक्षांश रेखा है। हमने क्या बताया था, कौन सी लाइन, 8वीं लाइन से 37वीं लाइन, किस दिशा में, ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे ना, तो उत्तरी और उत्तरी। कितना आसान हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 उत्तरी से 37 उत्तरी, अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो यहां से जब हम गिनेंगे, याद रखना जो हमारी अक्षांश रेखा है वो कच्छ से टच होती है, खंबात से नहीं होती है। ये है 68, 68वीं लाइन किस दिशा में, पूर्वी गोलार्ध में है ना, देशांतर में तो पूर्वी, और अरुणाचल प्रदेश से टच हो रहा है तो 97वीं लाइन कैसी, पूर्वी। यही आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है भारत का। हमारा चैप्टर क्या था, भारत की स्थिति और विस्तार। आपने जाना भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत का विस्तार 8 उत्तरी से 37 उत्तरी, 68 पूर्वी से 37 पूर्वी। तो ये हमारा कैसा विस्तार है, देशांतरी विस्तार। ये देशांतर वाला विस्तार है जो खड़ी लाइनें हैं, और लेटी लाइनों में कौन सा है, अक्षांश वाला। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक बात और समझिए कि आपसे पूछेगा कि द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। थोड़ा सा ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप भी है ना, तो इन पर भी हमारा ही कब्जा है। तो कभी पूछ देता है कि द्वीपों सहित बताइए, तो ये लाइन यहाँ पर आती है
6वीं लाइन उत्तरी। तो जब द्वीपों सहित पूछे, वही होता है ना, टॉपिक वही होता है, क्वेश्चन उसी से टफ कर देगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 से 37, द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 से 37। और जब इतना याद हो गया तो थोड़ा सा और याद कर लीजिए, ये 6.4 है, क्या ना, पॉइंट भी तो होते हैं ना, ये भी 8.4 उत्तरी, ये 37.6, ये 68 तो है लेकिन 68.7 है। कैसा है? 68.7 है। बोलो बात क्लियर। और ये 97.25 है। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि पॉइंट में बदल के परीक्षा में पूछे, लेकिन फिर भी आप तसल्ली के लिए याद कर सकते हैं, मोटा मोटा याद रखेंगे तो भी चलेगा। मुख्य भूमि 8 से 37, द्वीपों सहित 6 से 37, और ये तो बदलेगा ही नहीं। अब ये जो पॉइंट है ये इतने महत्वपूर्ण है। इस द्वीप का नाम अगर आपको जानना हो तो इसे कार निकोबार, ग्रेट निकोबार कहते हैं। ऊपर वाला कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। अब यहाँ समझना, इनके कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या कहलाता है, अगर पूछे तो बता देंगे अरुणाचल प्रदेश का किबूथी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात के कच्छ में गौहर माता जो है वह सबसे ज़्यादा हमारा पश्चिमी है। सबसे उत्तरी क्या है? तो ये हमारा इंदिरा कौल है। सबसे दक्षिणी क्या है? इंदिरा। अब ये ऐसे ही लिखा हुआ है बुक्स में, इंदिरा और इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ और नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगी। यहाँ आप कोशिश करिए याद हो जाए, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। और हम आपको बता दें कि ये 2004 से जलमग्न हो चुका है। इंदिरा पॉइंट अभी वास्तव में उपस्थित नहीं है, सिर्फ कागज़ों पर है। ये जगह अभी जलमग्न है। 2004 की सुनामी के बाद से ये दृष्टिगत नहीं हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को बस हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होगा। हम आपको नक्शे में ये चीज़ें एक बार बता देते हैं, ठीक है। वो नक्शा तो हमने बनाया था। अब ये नक्शा जो है, आप देख लीजिए, ये नक्शा थोड़ा और अच्छा दिखेगा, है ना। तो यहाँ आप समझ ही गए, ये वाला पॉइंट क्या है? ये अंत वाला किबूथी। याद करना क्या है? किबूथी। सबसे ज़्यादा पूर्व में क्या है? किबूथी। सबसे ज़्यादा पश्चिम में क्या है? गौहर माता। सबसे ज़्यादा उत्तर में क्या है? इंदिरा कौल। और सबसे ज़्यादा नीचे क्या है? सॉरी, यहाँ पर नीचे आता है इंदिरा पॉइंट। सारे नाम याद, सारे जो है आपको अक्षांश देशांतर याद हो गए। आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए, 179 अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? लेटी हुई। 360 क्या हैं? देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? खड़ी हुई। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मुख्य भूमि 8 से 37 और द्वीपों सहित 6 से 37। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25 पूर्वी। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये टॉपिक नहीं, एक नंबर क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा के देख लेगा, एक नंबर। अब हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से क्लास चलती हैं। तो जो भी लोग ऑफलाइन के इच्छुक हैं वो यहाँ सभी के साथ आके बैठ सकते हैं, और जो लोग सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी पब्लिक नहीं होंगे। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक जाएंगे जिनकी हमारे पास जानकारी है। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिलते रहेंगे अगर आप सिर्फ घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन डेमो चाहते हैं तो आप भरतना चौराहे के पास आ सकते हैं, ममता लाइब्रेरी के नीचे, और वहाँ क्लास चलती है। नमस्कार।